नमस्कार दर्शकों, विभूति झा यहाँ आपके साथ जुड़े हैं जयपुर डायलॉग यूएसए पे। और अभी तक तो आपने बहुत सी चर्चाएं सुनी होंगी अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में और किस तरह से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ के नागरिकों ने पूरे देश को ऑलमोस्ट लाल रंग से ढल दिया। वो हमारे हम हमें बहुत पसंद आई ये बात कि यहाँ तक कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जो पूरे के पूरे डेमोक्रेट स्टेट्स हैं नीले रंग वाले, वहां भी लाली अच्छी तरह से छाई। तो लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को और रिपब्लिकन पार्टी को पूरा मैंडेट दिया बहुत जोर से कि पहली बार 20 साल में एक रिपब्लिकन कैंडिडेट ने पॉपुलर वोट जीता है इन एडिशन टू इलेक्टोरल कॉलेज। तो आज चर्चा हम अमेरिका की नहीं करेंगे। एक बात होती है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन का चक्कर हमेशा लगा ही रहता है। कभी कभी मुझे तो सहानुभूति है भारत से, अपने देश, अपने पुराने देश से। और जो मोदी जी ने चर्चा की थी वन कंट्री वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत अर्थ है। क्योंकि हर क्या होता है कि अभी अभी हाल ही में 2024 का नेशनल इलेक्शन खत्म हुआ। अब झारखंड, अभी हरियाणा का हुआ, अभी यहाँ का महाराष्ट्र का हो रहा है। तो ये एक जब जब पॉलिटिशियन कंटिन्यूअसली इलेक्शन की साइकिल में लग जाता है तब काम करने का समय कम रहता है। क्योंकि आप इलेक्शन में आप जानते हैं फ्री का वादा करना कितना आसान होता है। चलिए उसकी चर्चा आगे करेंगे और भी। लेकिन आज इस चर्चा में आने के लिए मैं सुमित मेहता जी का बहुत स्वागत करता हूं। सुमित मेहता जी बंबई में रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये खास करके एसएमई सेक्टर में काम करते हैं। तो एसएमई सेक्टर में काम करने के कारण इनकी जो उंगली होती है ना, वैद्य राजों की तरह नब्ज पे होती है शहर के बिजनेस के धंधे के। तो सुमित मेहता जी से मेरी चर्चा हुई, मैंने पूछा इनसे कि देखिए आर्थिक और राजनीतिक मामलों में बड़ा तालमेल होता है। क्योंकि पॉलिटिशियन जो है ना बिना इकोनॉमी के पैसे नहीं बना पाता और इकोनॉमी के थ्रू ही अपनी पॉलिसी का एनंसिएशन करता है। तो पब्लिक सोचती है सबको गरीबी हटाना है, सबको इच्छा है कि गरीब ना रहे। आपको याद होगा कांग्रेस का वादा, कब का वादा था, गरीबी हटाओ। आज भी वही वादा कर रहे हैं इतने सालों के बाद, 71 के बाद 2024 में भी वो अभी भी गरीबी हटाओ की बात कर रहे हैं। तो आपने इतने साल किया क्यों? तो मैं इस बात पे चर्चा करूंगा सुमित जी के कि दोनों ही के पार्टी के मैनिफेस्टो में मैंने पढ़ी दोनों मैनिफेस्टो, और दोनों ही मैनिफेस्टो में वादा किया गया है, बीजेपी की पार्टी में खास मुद्दों पे वादा किया है। इरिगेशन करेंगे, ड्राउट हटाएंगे, उन पे क्या करना है, कहां से कितना क्यूबिक मीटर पानी लाएंगे, बड़ी स्पेसिफिक इशू पे बड़ा चर्चा हुई है। महाविकास आघाड़ी का जो है, जो वो कहते हैं महागठबंधन जो है, उनमें वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि हम आपको 3,000 रुपए देंगे, आपको 4,000 रुपए देंगे। अगर आप नौकरी ढूंढ भी रहे हैं तो आपको 4,000 की स्टाइपेंड मिलेगी। तो भैया 4,000 की स्टाइपेंड देंगे आप तो नौकरी क्यों ढूंढेगा? अगर आपने ये वादा किया कि कि महिलाओं को हम 3,000 रुपए देंगे मंथली और फ्री बस राइड होगी, तो क्या लोग भूल जाते हैं कर्नाटका में फ्री बस राइड का क्या चक्कर हुआ था? तो मैं आज अनुरोध करूंगा आपसे कि आप अपने विचार डालें कि महाराष्ट्र किस तरफ जा रहा है। क्या अमेरिका की तरह वो सैफरन हो जाएगा? सुमित जी। नमस्ते विभूति जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरे जय श्री राम। विभूति जी, मैंने दोनों मैनिफेस्टो पढ़े और एक बहुत ही स्टार्क डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और आप जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे उसके अंदर है कि हम नदियों को क्लीन करेंगे। अब मुझे याद है मीठी नदी कितने सालों से बात हो रही है, हम क्लीन करेंगे। बीकेसी विच इज अ फाइनेंशियल सेंटर राइट नाउ, फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई का फाइनेंशियल कैपिटल, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है। वहां की मीठी नदी इतने सालों में साफ नहीं हो पाई। ओके, और वो मैनिफेस्टो में है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएंगे। अब ये जब मैं पढ़ रहा था मुझे राजीव गांधी की याद, ये महाविकास आघाड़ी का कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे और एनसीपी का मैनिफेस्टो है। राइट। मुझे राजीव गांधी की याद आ गई।
और वो कैसा था, हमें देखना है, आप तो तब जवान होंगे, यंग है होंगे तब, हमें देखना है, हमें सोचना है, हमने करना है, और राइट। बाद में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं तो हुआ। ये कुछ उस तरह के स्टेटमेंट्स थे। उसके सामने जब मैं बीजेपी का मैनिफेस्टो देख रहा था, तो उसके अंदर एक कॉन्क्रीट एजेंडा क्लियर, जैसे हमें इतनी लखपति दीदियां बनानी है, हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट देके सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देना है। सो इट वाज वेरी क्लियर, 10,000 बेड्स का मेडिसिटी बनाना है। अब 10,000 बेड्स का मेडिसिटी जो विदर्भ रीजन में बनाने के प्लान्स है, उसमें ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे, अब मेडिसिटी अगर वो मेडिकल टूरिज्म के लिए पूरा हब बनाने का प्लानिंग है, तो ऑफकोर्स फॉरेक्स का इनकम, जो फॉरेन एक्सचेंज का इनकम होगा, वो तो एक होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो मापदंड है, जो थंब रूल, हम इंडस्ट्री थंब रूल्स बोलते हैं, तो एनीवेयर फ्रॉम 4 to 7, यानी 10,000 बेड का होगा तो 40,000 से 70,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी। विदर्भ में 70,000 नौकरियां मिलना इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि वहां 70-75 साल में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ। पहली बार वहां इन्वेस्टमेंट हुआ जब देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बने, उसके पहले इट वॉज टोटली इग्नोर्ड। समृद्धि महामार्ग बना है, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिंग द रोड नेटवर्क बाय 5,000 किलोमीटर्स। महाराष्ट्र में 5,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क बनाना है। अब 5,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क, यानी 10 करोड़ रुपया थंब रूल बोला जाता है इंडस्ट्री में मोटा मोटी। तो 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में लगेगा रास्ते बनाने के लिए। और नॉर्मली इसमें 35-65 का लेबर टू मटेरियल रेशियो होता है। तो रफली 15,000 से ज्यादा, 17,000 और करोड़ से लगे शायद 20,000 तक का खर्चा सिर्फ लेबर को एम्प्लॉयमेंट देने में जाएगा। तो एक जो पूरा एजेंडा है ये गवर्नमेंट का, और क्लैरिटी है, हम नंबर्स डाल सकते हैं कि भैया ये होगा तो क्या होने वाला है। ये बीजेपी के एजेंडा में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रास्ते बनेंगे। सी समृद्धि महामार्ग के कारण कनेक्टिविटी बढ़ी है। मुझे याद है बहुत सालों पहले मैं एक आईआईएम में गया था, एक प्रोफेसर से बात कर रहा था। उन्होंने बोला बहुत सारी, उनका एक रिसर्च था कि बहुत सारी कंपनीज बैकवर्ड एरिया में जाने को तैयार नहीं होती, भले टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। आप तो जानते हैं, आपके बहुत सारे दर्शक भी टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। उनका रीजन क्या था कि हम जितना इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, जो एडिशनल कॉस्ट उठाना पड़ेगा वहां तक मटेरियल लाने के लिए, इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए, उसके बदले तो टैक्स भर देना बेहतर है। आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के गवर्नमेंट के अंदर में वो एक आइडिया आ गया कि टैक्स बेनिफिट से वैसे भी विदर्भ का इन्वेस्टमेंट आया नहीं, एक्सेप्ट फॉर सीमेंट एंड पावर प्लांट्स। इंडस्ट्री को लाना होगा तो स्टेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो समृद्धि महामार्ग से हुआ। तो इस तरह से उन लोग, जो लैक्यूना था 70 ऑड ईयर्स की, स्टेट 1960 में बना, तब से जो लैक्यूना था वो देवेंद्र फडणवीस ने 14 to 19 में एड्रेस किया। उसके कारण अब विदर्भ का ग्रोथ चालू हो गया है, मराठवाड़ा का ग्रोथ चालू हो गया है। और मजे की बात यह है कि मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे और एनसीपी का मैनिफेस्टो देख रहा था। उन लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग भी गोल्डन ट्राइंगल बनाएंगे, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा का। भैया तो आपके पास तो 50 साल थे, 7 साल थे, आपने क्या किया तब तक? सो दे आर मेंशनिंग, उन लोग बातें कर रहे हैं लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। जबकि बीजेपी का जब मैं मैनिफेस्टो पढ़ता हूँ तो उसके अंदर एक क्लैरिटी है, एक डायरेक्शन है, एक नंबर है, एक विजिबिलिटी है, और क्वांटिफिकेशन जो हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एज फाइनेंस एक्सपर्ट्स करते हैं कि भैया एक्चुअली क्या होने वाला है। जॉब्स होगी, हम जॉब क्रिएट करेंगे, हमें देखना है। राजीव गांधी बोलते थे, यहाँ हमें पता है 10,000 बेड है, तो 10,000 बेड के लिए कुछ नहीं तो 40,000 नौकरियां तो होगी, हायर साइड में 70,000 नौकरियां होगी। तो हमें पता चलता है क्या होगा अगर इतने सारे जॉब्स क्रिएट होंगे, तो एक पूरा इकोसिस्टम विदर्भ में बन जाएगा। तो दीज आर द सेलियंट पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंडा राइट नाउ। और मुझे जो लग रहा है, महायुति यानी भाजपा, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का, इट इज अ वेरी क्लियर, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। सो इट इज अ वेरी सेटिस्फैक्टरी काइंड ऑफ मैनिफेस्टो दैट वी आर सीइंग।
दैट्स वेरी गुड। मैंने भी पढ़ा है, इसलिए मैंने कहा ना कि जब हम इस खास बात की चर्चा कर रहे थे तो मैंने भी उससे पढ़ाई की और मुझे बहुत खुशी हुई है देख करके कि जो इनके जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा कि जिन्होंने जो भी लिखा है उसका क्या असर होगा वो भी सामने दिखता है। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो ये इसका असर ऐसे होगा, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। महाविकास आघाड़ी का देख रहा था तो वो कह रहे हैं कि 4,000 रुपए जो है हम जो यूथ एम्प्लॉयमेंट मांग रहा है उसको हम स्टाइपेंड दे देंगे भाई। तो कैसे दे देंगे आप स्टाइपेंड? मांग रहा है इसलिए स्टाइपेंड दे देंगे तो वो काम क्यों करेगा फिर? काम नहीं, तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। मैं आपको इसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, बोले लेकिन आपने बोले बहुत बोले। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब लाडली बहन योजना, एंड यहाँ मैं थोड़ा बीजेपी को भी क्रिटिसाइज भी करूंगा, सोशल इशू को भी हाईलाइट करूंगा, उसका करेक्ट। जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आता है वो भी हाईलाइट करूंगा। ठीक है। मेरा इंटेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी या अपोजिशन को क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन इसका इकोनॉमिक और सोशल एजेंडा आई टेल यू। अब आज जो सोयाबीन में प्रॉब्लम आ गया है, सोयाबीन में बीजेपी ने 6,000 रुपए का एमएसपी अनाउंस किया है कि सोयाबीन फार्मर्स को 6,000 रुपए में सोयाबीन खरीदेंगे, लेकिन लेबर कॉस्ट बढ़ गया है और सोयाबीन फार्मर्स अब क्यों रो रहे हैं मालूम है? कि वहां रफली 80 से 100 रुपए में लेबर मिलता था, विमेन लेबरर्स। अब उन लोगों को 80 से 100 रुपया नहीं, 100 रुपया पकड़ा तो 3,000 रुपया महीने का। अब वही लेडीज को 1,500 रुपए मिल रहे हैं फ्रॉम लाडली बहन योजना। इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ गया है, उनको मार्जिन्स जो फार्मर्स के हाथ में थे वो कम हो गए हैं, उनके राइट। लिए जो कॉस्ट ऑफ आउटपुट था वो बढ़ गया है। अब हम्म। ये अगर आप इम्पैक्ट डालेंगे 4,000 रुपया स्टाइपेंड, तो 4,000 रुपए में इंटीरियर में तो लोग आराम से रह पाते हैं। करेक्ट। आज 1,500 रुपया एक गरीब महिला के लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि उसकी टोटल मेहनत की इनकम का 50% हो जाता है। उसका इम्पैक्ट अगर लेबर सप्लाई पे हो रहा है तो 4,000 रुपया अगर दिया तो कितना लेबर सप्लाई कम हो जाएगा। और अगर आप गूगल भी करेंगे, आपके दर्शक भी गूगल करेंगे, क्रेडाई ने कांग्रेस के रूल के वक्त क्लियरली लेटर लिखा था कि मनरेगा के कारण हम लोगों को लेबर नहीं मिल रहा है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, घरों के भाव बढ़ रहे हैं उसके कारण। तो इस तरह के जो स्कीम्स है उससे तकलीफ ही हो रही है। 4,000 रुपया देंगे तो आई थिंक लेबर नहीं मिलेगा, लोग घर पे बैठ के, और बाद में ये पैसा कहाँ से आएगा? अगर लेबर एग्जैक्टली। कुछ काम करेगा तो हम लोग जो इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं कि भैया रास्ते बनेंगे, कुछ प्रोडक्टिव होगा, नहीं तो वो घर पे बैठे रहेंगे और स्टेट पैसा देते रहेगा, तो स्टेट के हाथ में कहाँ पैसा आने वाला है? करेक्ट। करेक्ट। अगर इसी व्यापार नहीं होगा, इसी के व्यवहार नहीं तहत होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इस बात को ऐड करना चाहता था दर्शकों के लिए। ये एक बहुत अच्छी कहावत है और ये बड़े थिंकर ने कहा है कि इट इज वेरी इजी टू प्रॉमिस टू गिव व्हाट यू डोंट हैव और यू डोंट हैव टू। दिस इज ये क्लासिक एग्जाम्पल है इसका जो अभी सुमित जी कह रहे थे। वादा तो कर दिया कि हम 3,000 रुपए स्टाइपेंड देंगे, वो उनको वुमेन को देंगे, फ्री बस राइड देंगे, लेकिन आपके पास पैसे हैं क्या देने के लिए? वो पैसे आएंगे कहां से देने के लिए? जैसे सुमित जी ने पॉइंट आउट किया कि काम ही नहीं होगा तो पैसे कहां से आएंगे भाई? इसीलिए अगर आप कर्नाटका का एग्जाम्पल देखें तो वहां भी फ्री बस राइड दी गई थी। वहां भी बोला गया था। आपको सबको पता है कि कर्नाटका के बजट में कितनी उथल पुथल हो गई कि वहां पे पैसे देने के लिए पैसे नहीं रहे। तो ये बात जो है लोगों को समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में बड़ा फर्क है। कनेक्टेड है लेकिन बहुत फर्क है। आगे एक और बात करना चाहता था मैं, जो कि बहुत ही जरूरी है कि मुस्लिम पार्टीज ने उनकी एजेंडा सबमिट की है, 17 पॉइंट एजेंडा सबमिट की है महाविकास आघाड़ी को। 17 पॉइंट एजेंडा जिसमें कि उन्होंने वर्चुअली हिंदुओं की कुर्की कर दी है उसमें। और उनकी डिमांड्स ऐसी हैं कि वो पढ़ के डर लगता है कि इस डिमांड को कौन पूरा करेगा भाई? वो तो हिंदू द्रोही ही उसको पूरा कर सकता है। तो ये तो इलेक्शन जो है हिंदुओं को समझना पड़ेगा, भारतीयों को समझना पड़ेगा कि देश प्रेमी और देशद्रोही में बहुत फर्क है। और जैसे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने कहा था, हम देखेंगे, देखते रहेंगे, देखते जाइए। हम सब बैठ के देखते ही रहे और गरीबी हटाओ, आज भी वही हाल है।
तो आप जरा वोटर जो हैं आंख खोल के, दिमाग खोल करके सोचें, कौन आपके लिए काम कर रहा है। सुमित जी, आगे बोलिए। ये 17 डिमांड्स का जो लिस्ट है, जो उलेमा काउंसिल ने उलेमा का, भेजा था, राइट। और उसपे मेरे पास कॉपीज भी है। 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को कांग्रेस और एनसीपी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। बाकायदा नाना पटोले ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस ने साइन किया है लेटर, और यहाँ जयंत पाटिल जी ने साइन किया है कि हम आपके डिमांड एक्सेप्ट करते हैं। सो एंड वेरी सीरियस। उसके बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एमवीए को बैक किया है, महा विकास आघाड़ी को। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, परिभाषा क्या है सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की, और जो कम्युनलिज्म है उसकी डेफिनेशन क्या है। क्योंकि अगर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसका प्राइमरी एजेंडा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया है, विच इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, वो अगर इस तरह से बैक किया जा रहा है, पहले तो उनका जो एजेंडा है शरिया इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा, अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा लेके जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उसको बैन तो ऑफकोर्स दे हैव लॉट ऑफ मसल पावर, मनी पावर एंड व्हाट नॉट टू एंश्योर कि उनको बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन दे कम आउट टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर अलायंस एमवीए। और एजेंडा क्या, वक्फ बोर्ड लैंड नहीं। आज वक्फ बोर्ड में मैं आपको बोलूं, यह एक सप्तश्रृंगी करके श्राइन है, उसकी लैंड पे कब्जा, नोटिस इश्यू कर दिए, खाली करो। एक पूरे का पूरा गांव है, नोटिस इश्यू हो गई है, खाली करो। कोल्हापुर में एक महादेव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, खाली करो। ये सब वक्फ बोर्ड की जमीन है। और इसको अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सपोर्ट कर रहा है और एमबीए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने झुक रही है, तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। ये तो बड़ा डेंजरस है। मुझे इस बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन से हिंदू हैं, और मैं खास तौर से मैं बहुत सीरियसली इस बात को पूछ रहा हूं, वो कौन से हिंदू हैं जो आज भी इस गठबंधन को वोट देंगे, एमवीए को, जिसकी जिसकी हरकतों से आपको पता है कि हिंदुओं का सर्वनाश करने का ही उनका उद्देश्य है। जैसे आपने नहीं, सही लेकिन कहा सी सी कि वो दे कौन हैव अ सा कैप्टिव, हिंदू है, वो उनके कौन सा हिंदू है जो अभी भी उनको वोट देने की इच्छा रखता है और देता है। अरे लेकिन उनके पास भी एक बहुत बड़ा कैप्टिव वोट बेस है। आप कांग्रेस का वोटर बेस देखिए, उनको 30 सीट आई है लोकसभा चुनाव में। राइट। तो 30 सीट आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर संप्रदाय, एक पर्टिकुलर समुदाय के वोट से नहीं मिल सकते। आपको बहुत बड़ा हिंदुओं का वोटर बेस भी अपने साइड में करना पड़ता है। करेक्ट। और करेक्ट। दूसरा, जातियों में बटा हुआ है हिंदू समाज। राइट। अब जातियों में बटा रहेगा, और जातियों की आपस की जो द्वेष है, उसका इम्पैक्ट भी पॉलिटिक्स में आता है, और बहुत बार उसको यूज किया जाता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देवेंद्र जी हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सीएम्स व्हेन इट केम टू गवर्नेंस। 1960 में जब महाराष्ट्र बना, तब से लेके 2024 तक, यानी 2019 इफेक्टिवली द बेस्ट सीएम रहा है, तो वो है देवेंद्र फडणवीस। उसके काम में खोट निकालने के बदले क्या, क्योंकि निकाल नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है कि देवेंद्र जी इज 100% परफेक्ट। नो ह्यूमन बीइंग, मैं और आप कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो देवेंद्र जी भी नहीं होंगे परफेक्ट। लेकिन उनके काम में गलतियां निकालने के बदले पूरा नैरेटिव कहाँ चला आया, वो तो ब्राह्मण है। आप जाइए, बहुत सारे पेज पे सिर्फ उनके जाति के बेसिस पे उनको गालियां दी गई है, और उसके साथ पूरे समाज को, ब्राह्मण समाज को गालियां दी गई है। ओके, यानी क्या है, जातियों में बटा हुआ है समाज। जो समाज जातियों में बटा हुआ है, वो तो यू डोंट हैव होप्स फ्रॉम दैट। मैं आपको एक इंस्टेंस देना चाहता हूँ, आई विल नॉट गिव यू मोर डिटेल्स। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री एसोसिएशन ग्रुप है, आई विल नॉट से एसोसिएशन, ग्रुप। उसकी पहले मीटिंग्स होती थी चीफ मिनिस्टर के साथ, एक बहुत बड़ी 5 स्टार होटल में रात को होती थी।
जो रूलिंग चीफ मिनिस्टर होते थे वो बैकडोर से घुसते थे, वो होटल के बैक लिफ्ट से ऊपर जाके मीटिंग करके पीछे के लिफ्ट से मिडनाइट को निकल जाते थे, नो डॉक्यूमेंटेशन। ऐसा लगता था जैसे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर अनऑफिशियल वर्क के लिए आए हो होटल में। उसके सामने देवेंद्र जी के टाइम में वो इंडस्ट्री ग्रुप, वो बिजनेस ग्रुप को बोला बाकायदा मंत्रालय में आओ, विजिटर्स रजिस्टर में आपका नाम और सामने साइन करो, आधार कार्ड नंबर डालो, ओके। और वो लोग ऑफिस पहुंचे, उसके पहले मिनट्स ऑफ द मीटिंग ईमेल कर दी गई थी सबको। इस तरह का तो गवर्नेंस था। आज हम लोग गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? जाति की बात कर रहे हैं कि देवेंद्र जी की ये जाति है, ये जाति में सब लोग गलत है। भाई गवर्नेंस तो उसने ही दिया, समृद्धि महामार्ग किसने बनाया? हम इसको एक समाज वर्सेस दूसरे समाज में नहीं करना चाहते, लेकिन जो आदमी ने काम किया है, हाँ उसने फंडामेंटली कोई गलती की हो, कहीं कोई पॉलिसी में गलती की है, निकाल के आप बात करो। उसके बदले तो यहाँ बांट के रखा है समाज को, ओनली ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? जाति। ये वो वैसे छोटे छोटे फेक इश्यूज क्रिएट करके पूरे समाज को बांट के रखा है। ऐसे में कैसा कुछ हो सकता है? इसलिए मोदी जी ने जो बोला बटेंगे तो कटेंगे। क्यों? बिल्कुल क्योंकि सही हम, कहा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बोलूं नहीं 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 विभूति जी तो XYZ समाज से है, XYZ भाषा बोलते हैं, इसलिए वो गलत है, तो भैया मैं अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, क्योंकि विभूति जी तो मेरे लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हम्म। जाति की राजकारण कर रहे हैं, उन्होंने तो 50-60 साल में कुछ नहीं किया। और अभी भी वो फोकस कर रहे हैं, सेंसस करेंगे और 50% सेंसस, से हाँ दैट ज्यादा। इज वेरी डेंजरस डेंजरस। कि और सेंसस 50 करेंगे। और 50% से रिजर्वेशन भी ऊपर बढ़ाएंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी जाने वाले हैं। नहीं, वो उन लोग जो बोल रहे हैं ना, उसको जरांगे पाटिल का भी अपोजिशन है, क्योंकि शायद जरांगे पाटिल ने भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर को कंसल्ट किया होगा। 50%, इसलिए जरांगे ये लोग क्या बोल रहे हैं, 50% के ऊपर आपको दे देंगे अलग से। जरांगे पाटिल को पता है वो सुप्रीम कोर्ट में शायद स्टैंड ना कर पाए, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, उसके अंदर ओबीसी का कोटा, अंदर मराठा को रिजर्वेशन का कोटा शुड बी विद इन द 50%, यानी ओबीसी के अंदर से लेके मुझे दे दो। तो उसको पता है कि ये ऊपर से दे देंगे, दैट विल बी लाइक लॉलीपॉप, वो लटका के रखा है, दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना बोल दिया, बात खत्म हो गई। बात खत्म। वही मैं कह रहा था, वादा करो जो कि देने की जरूरत नहीं है। यू कैन प्रॉमिस टू एग्जैक्टली गिव व्हाट यू कांट, या डोंट मैंने हैव तो टू। प्रॉमिस किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना बोल दिया, अब हम क्या करें? अब सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम करो। हाँ वो भी जातिवाद एग्जैक्टली वाला हो गया है। एग्जैक्टली। एक और मुद्दा है साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मुद्दा है कि जैसे लास्ट इलेक्शन की डेटा जब निकाली गई थी, तो अभी जो खबर जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें है कि more than 100 NGOs are registering people to vote in the 180 एनजीओ, 9 लाख 180 वोटर्स, NGO, 9 लाख वोटर्स रजिस्टर हुए। 9 लाख वोटर रजिस्टर हुए हैं। और उनका परसेंटेज ऑफ वोटिंग भी 90 से ऊपर ही होते हैं, यस, जबकि हिंदू का परसेंटेज 54-55 के आसपास हिलता रहता है। तो अगर उससे मान भी लीजिए, कम, उससे भी उससे भी कम, कम कुछ। अब जैसे उससे भी साउथ कम, बॉम्बे तो पकड़ो, ये सब। कुछ ऐसे एरियाज है, हाँ वहां तो लोग बोलेंगे 2 दिन छुट्टी ले लेंगे, अब 5 दिन की हाँ, वेकेशन हो गई, वोट कहाँ देना है हमें? एप्लीकेशन हो गई, वोट वोट क्या डालना है। तो ये जो बात है, अगर अगर हिंदू वोटर्स अपनी परसेंटेज 10-15% भी बढ़ा ले, तो उसका एब्सोल्यूट नंबर का असर बहुत कुछ होगा। और जातिवाद में जो फंस गए हैं हिंदू, इनको भी वो सोचना पड़ेगा, बटोगे तो कटोगे। ये तो बात ही, उनका तो खेल ही है। मुझे आप ये बताइए, मैं भी बंबई में रह चुका हूं, मैं दिल्ली में रह चुका हूं, बैंगलोर में रह चुका हूं। इन सब जगहों में हमारे समय में इस तरह से, इस घिनौने तरह से बंटवारा नहीं होता था। आज की तारीख में बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे कि थोड़ी सी निराशा होती है। क्या हिंदू बचेगा? क्या अपने घर में ही बेघर हो जाएगा वो? जिस तरह से वक्फ वगैरह का प्लान चल रहा है, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो खतरा है हिंदुओं के लिए। क्या वो उद्धव ठाकरे ये नहीं सोचता, काफिर के लाइन में उसका भी नंबर है, थोड़ा पीछे आ जाए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। इस बात को नहीं सोचता क्या वो?
सी अब उद्धव ठाकरे किस तरह से सोच रहे हैं वो तो बोलना बहुत इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। अब इनको वहाँ एब्सोल्युटली। पावर दिखाई दे रहा है और पावर के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ रहा है, तो वो करने को तैयार है, क्योंकि एक इलेक्शन सर्वे वालों के साथ मैं बात कर रहा था। ओके, उन्होंने कुछ ऐसे एरियाज में उन लोग ने सर्वे किया, उन लोग ने एक विशिष्ट समुदाय को पूछा कि किसको आप वोट देंगे। बोला हम तो उद्धव साहब को वोट देने वाले हैं, हम तो जनाब उद्धव साहब को वोट देने वाले हैं। अब दे आर वेरी रिजिडली एंड स्ट्रांगली स्टैंडिंग बाय उद्धव ठाकरे। उन लोग उद्धव ठाकरे के पीछे एकदम पत्थर बन के वो समाज पूरा खड़ा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, आज उद्धव ठाकरे ने हेवी नेगोशिएशन करके कांग्रेस से भी 90 के ऊपर सीट ले ली है। 90 के ऊपर सीट कांग्रेस के पास से ली है। जबकि आप अगर तहसीन पूनावाला का वीडियो देखेंगे, ट्विटर पे उसने ही डाला था, जब संजय राउत ने कांग्रेस को फटकार लगाई थी हरियाणा इलेक्शंस के बाद, बोला कि सिर्फ हमारी मुसलमान के वोट के जोर पे उद्धव ठाकरे खड़े हैं। हाँ। लेकिन कांग्रेस ये नहीं बोलना चाहती कि उसके साथ में एक बहुत बड़ा मराठी समाज भी है जो उद्धव ठाकरे को बैक कर रहा है, उद्धव ठाकरे के शिवसेना को बैक कर रहा है, जिसके कारण उसको अगर सी उद्धव व्हाट इज उद्धव ठाकरे का सक्सेस रेट क्या है? उसको 21 सीट दी थी, 21 में से 9 सीट लेके आए। 43% का उसका सक्सेस रेट था लोकसभा इलेक्शन में। कांग्रेस ने 13 सीट ली थी, 13 सीट में से रफली उसने 9 सीट जीती है। रफली 70% का उसका सक्सेस रेट है। ओके, और 8 सीट मिली, सॉरी उसको 7 भी नहीं। और अपने यहाँ शरद पवार को 8 सीट मिली, 10 में से 80% का सक्सेस रेट। व्हाट डज दैट शो? सक्सेस रेट उद्धव ठाकरे का सबसे कम है, फिर भी वो सीट ज्यादा क्यों ले पा रहा है? क्योंकि उसके पास एक क्रिटिकल मास ऑफ हिंदू वोटर्स भी है जो हम इग्नोर करना चाहते हैं। हम अगर उद्धव ठाकरे को सिर्फ एंटी हिंदू करके बात करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन है हिंदू वोटर्स का जो उसको एंटी हिंदू नहीं समझ रहा है, और उसके कारण कांग्रेस ने भी कॉम्प्रोमाइज किया। नहीं तो कांग्रेस थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज करता है इतना अच्छा सक्सेस रेट के बाद। तो इसका इतना कम सक्सेस रेट के बाद इसको टिकट्स क्यों मिल रही है? तो वो कौन सा ग्रुप है? नहीं, काफी सारे हैं, वी कैन नॉट नेम देम, बट ओवरऑल करेक्ट। ब्रॉडर हिंदू समाज में उनको भी सपोर्ट है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि उसको तो सपोर्ट है ही ये नहीं, ये ही ये बताइए, डेफिनेटली है सपोर्ट। ये बताइए मुझे, ये बताइए मुझे कि वो जो सपोर्टर हैं उद्धव ठाकरे के, वो नहीं देखते कि उलेमा बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, किस तरह से इन्होंने वादा किया है? क्या वो नहीं पूछते कि आप वो वादा क्यों कर रहे हैं, या सिर्फ लेकिन अंधविश्वास के साथ चले जा रहे हैं? लेकिन ऐसे देखने जाए तो कांग्रेस के पास भी सपोर्टर्स है। आप तो वही देख मैं ही कह रहे रहा कांग्रेस। अब ये जो सपोर्टर ग्रुप होता है ना, वो बहुत बार फैक्ट्स और लॉजिक को देखना नहीं चाहता। उनका एक प्रीमाइस होता है, एक बायस होता है, वो बेसिस पे उन लोग अड़े रहते हैं। अब मैं बीच में जा रहा था, कहीं ट्रेन में जा रहा था, और दोपहर का टाइम था, तो मैंने सेकंड क्लास की टिकट निकाली। मैं बोला फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास भी खाली है तो क्यों फर्स्ट क्लास में जाए। वहां दो लोग बात कर रहे थे। एक जन बोल रहा था मोदी कितना डरता था बाला साहब से, आज देखो कितना आवाज कर रहा है, अपने उद्धव साहब को इतना डरा रहा है, धमका रहा है, उसकी औकात है क्या? हूं। ये ट्रेन में मैंने सुना। सो एक उनके पास भी परसेप्शन है, उनके पास भी एक रीजनिंग है, उनको भी लग रहा है कि उनकी साइड सही है। और ये सब जो छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस अगर उनको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो शायद इट इज मिसफॉर्च्यून, लेकिन दैट इज द रियलिटी। वाह, दैट्स सो डेंजरस। नहीं, एक बात और भी है इसमें, लाइक, देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि लोगों में एक विश्वास होता है कि भाई उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं, हमारे नेता जो कर रहे हैं, वो ठीक ही कर रहे होंगे। लेकिन कुछ चीजों तो पर्दा उतारना पड़ेगा ना भैया। ये तो आपको हमको पर्दा उतारना पड़ेगा कि भाई देखो, जिन लोगों ने मुस्लिम उलमा बोर्ड की डिमांड्स मान ली हैं, तो वो आपके खर्चे पे हो रही है, आपके एक्सपेंस पे हो रही है सारे के सारा। तो क्या वो पब्लिक नहीं समझती है इस बात को? नहीं, वो रादर इफेक्टिव भी नहीं हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं तो एकनाथ शिंदे के कैंप के कुछ एमएलए जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं अभी, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स,
Right. उन्होंने ओपनली बोल दिया कि मैं उद्धव ठाकरे के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलूंगा। Hmm. उनको पता है उनका जो वो संजय राउत के बारे में बोलेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे के बारे में उनके वोटर बेस में भी एक मन में, हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या रिस्पेक्ट है। भले वो वोट 99% शायद ये एकनाथ शिंदे के ही कैंडिडेट को देंगे, ओके, लेकिन वो एकनाथ शिंदे के शिवसेना का कैंडिडेट भी, he doesn't want to offend the people and create a mess. Okay. That is a reality. और ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स है। नॉर्दर्न महाराष्ट्र और के उसने बहुत, इट इज अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट कि मैं उद्धव जी के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप हम जो एंगल से पूरा ये चीज देख रहे हैं, हम जो सिक्के का पहलू देख रहे हैं, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, या देखना नहीं चाहते, या उन लोग ने उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन करके रखा है। वाह। एक बात और भी है कि वो लोग कहते हैं कि रस्टिक विजडम एंड द वोटर इज वेरी क्लेवर। वोटर की दाद देते हैं लोग एवरी डेमोक्रेसी में। बंबई की खास तौर से बात करना चाहूंगा मैं इसमें। बंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल जो है, वो लगता है कि इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस एवर सिंस आई हैव सीन बॉम्बे। व्हाट इज हैपनिंग इन बॉम्बे दैट जब बाढ़ आती है, बारिश होती है, तो वो सालाना कार्यक्रम रहता है कि 2 दिन सब पैक हो जाएगा। बाढ़ आ जाएगी, सड़क पे पानी आ जाएगा, कोई शिकायत करता है कि बीएमसी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं करते, ये नहीं करते। बीएमसी भी वही कहती है ये हुआ वो हुआ। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बॉम्बे? व्हाई कांट दे फिक्स इट? नहीं, ये वाला प्रॉब्लम तो देवेंद्र जी आए बाद में, लोगों ने बहुत गालियां दी है। बारिश आती थी तो 2 दिन की छुट्टी मिल जाती थी, लोग जाते ही नहीं थे, ट्रेन बंद है। हाँ, आपने भी वो किया होगा, मैं पहले करता था कि भैया ट्रेन बंद है। और बाद में अरे यार, अब तो देवेंद्र ने इतना काम कर डाला है, ऑफिस जाना पड़ रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर एकनाथ शिंदे टुक ओवर, ही ऑल्सो वॉज फोकस्ड। एकनाथ शिंदे जी ने भी फोकस किया कि बारिश के टाइम में वो पहले ही बीएमसी में जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, वाटर पंप आउट होने वाला है कि नहीं। एक बार तो आई वॉज मैं नरीमन पॉइंट जा रहा था, नरीमन पॉइंट से वापस वीटी आया, टैक्सी वाला बोला कि 4 बार तो मंत्रालय से बीएमसी की फेरी मार दी है, कुछ तो भी बहुत बड़ा चल रहा है। फिर मैंने चेक किया तो पता चला डिजास्टर मैनेजमेंट की 2 जगह पे मीटिंग चल रही थी। एंड एकनाथ शिंदे जी was present in both the places meetings. Okay. आप जब बॉम्बे में थे, बारिश होती थी तो ट्रेन बंद हो जाती थी। आप आइए बारिश में, जुलाई में ट्रेन बंद नहीं होती। Okay. हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सी 1960 में स्टेट बना, ये ट्रेन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तो सीधा 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने बनाया था। Right. कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ बीच में। देयर वाज अ इंटरेक्शन ऑफ द रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का with some select citizens. I was also invited. कितना इन्वेस्टमेंट आया होगा फ्रॉम दिल्ली इन बॉम्बे, यानी मुंबई का रेलवेज में, ड्यूरिंग कांग्रेस टाइम में? 1171 करोड़। 1171 करोड़। ओके। हाँ, यूपीए में। अभी कितना इन्वेस्टमेंट आया मालूम है? 15,600 करोड़। ओह माय गॉड। हाँ, ओके। यानी मोर देन 10 टाइम्स, 10 गुना से या ज्यादा, 13-14 गुना इन्वेस्टमेंट आया है। महाराष्ट्र लेवल पे रफली 1.5 लाख करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। 1.5 लाख करोड़ के ऊपर का। और क्या प्लान है? सी, यहाँ ट्रेन का जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ही रश कम होगा। करेक्ट। इसके पहले की गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं था। अब इसके अंदर काफी कुछ चेंजेस ला रहे हैं, गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग इन चेंजेस के 2 ट्रेन के बीच में अभी 3 मिनट का फासला है, 180 सेकेंड का, वो कम करके पहले 150 सेकेंड और उसके बाद में 120 सेकेंड पे लाना है। अगर 120 सेकेंड पे आएगा, आप तो ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन थियरी आपने किया होगा प्रॉब्लम्स राइट। एग्जाम के लिए। करेक्ट तो करेक्ट अगर सर। 2 मिनट का गैप है, 120 सेकेंड का, तो मोर ट्रेन कैन रन ऑन द सेम ट्रैक। यस। प्लस 2 एक्स्ट्रा ट्रैक लगाए जा रहे हैं।
तो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 600 नई ट्रेन रन होगी। ये भी कम ही है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज इनफ, दिस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अभी भी स्पीड बढ़ाने की भी जरूरत है। क्योंकि अभी भी मेरे पिताजी जब बॉम्बे आए तब 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, आज भी 55 आज 60 भी वही किलोमीटर है। पे ही चल रही है। वो 30 35 किलोमीटर पे हो तो आधे घंटे में अगर हो तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी विल डबल, और उसका इम्पैक्ट भी रेलवे के ट्रैफिक पे आएगा। हम लोगों को आज जो ट्रेन में ट्रैवल करने वालों को तकलीफ हो रही है वो भी कम हो जाएगी। तो मेरा पॉइंट है, फिर भी इतना काम तो हुआ है। इसके पहले तो टोटल अपैथी था, पड़ी ही नहीं थी भैया, इन लोग आ रहे, बच्चे लोग, यंगस्टर्स, बूढ़े लोग मर रहे गिर के, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। अब वो चेंज हो रहा है। मुझे यहाँ से बहुत कितनी खुशी। वंदे हाँ भारत, हाँ। कितनी 11 वंदे भारत का कनेक्टिविटी आ गया महाराष्ट्र से। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी तो बात है। मैं ये इसमें ऐड करना चाहता हूँ एक खास बात जो आपने कही ना कि 55, जब आपके पिताजी आए थे उस समय की स्पीड थी ट्रेन की, आज भी वही स्पीड है। मैं जब गोखले इंस्टीट्यूट में एमए कर रहा था तो उन दिनों हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वीएम दांडेकर। बड़े तगड़े कहते वो क्लासिक एग्जाम्पल थे। 5 फुट 2 इंच कद था, लेकिन मैन वॉज अ मैन ऑफ सब्सटेंस एंड कैरेक्टर, प्रोफेसर वीएम दांडेकर। उनका जो था एक उन दिनों यशवंतराव चौहान फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे इंदिरा गांधी के कैबिनेट में। बड़ा पावरफुल मिनिस्टर था वो, वेरी पावरफुल मैन। वेरी पावरफुल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। डीआर गाडगिल लेक्चर सीरीज होती थी उन दिनों। आई डू नॉट नो अब अगर वो होता है कि नहीं होता है। तो अभी भी होता दांडेकर अभी वो था, प्रोफेसर दांडेकर। मैं भी उस समारोह में मैं था वहां पे एज ए स्टूडेंट। उस समारोह में प्रोफेसर दांडेकर ने धज्जियां उड़ा दी फाइनेंस मिनिस्टर की और केंद्रीय सरकार की, उन दिनों की केंद्रीय सरकार को, ये कहते हुए कि अगर महाराष्ट्र अगर कुछ है, महाराष्ट्र है, वो इसलिए है क्योंकि बंबई की सारी इकोनॉमी चलाती है महाराष्ट्र स्टेट को। अगर बंबई को यूनियन टेरिटरी कर दिया जाए तो ये बिहार से भी ज्यादा बीमारू हो जाएगा। पूरा महाराष्ट्र माइनस बॉम्बे, महाराष्ट्र विल बी अ वेरी पुअर स्टेट। उन दिनों से मैं जानता हूं मराठवाड़ा, विदर्भा वगैरह करके लेकर के महाराष्ट्र का उत्थान नहीं हुआ है। मेरा प्रॉब्लम यही ये है। आप हाँ, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और एक्चुअली मैं एक चीज में मैं प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहूंगा मुझसे या उनसे? प्रोफेसर डांडेकर से। आपसे तो ओके। नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि आपके शब्द नहीं है, और आप तो मेरे होस्ट हो तो आपसे मैं, लेकिन नहीं, आप मुंबई को हमारे यूनियन हैं। हाँ हाँ। मुंबई को यूनियन टेरिटरी नहीं किया जा सकता। मुंबई हैज टू बी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, इट कैन नॉट करेक्ट। बी आउटसाइड नो 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 नो, महाराष्ट्र। व्हाट ही वाज और उसका सेइंग। रीजन है, उसका रीजन है, आई कम टू इट। आप, मैं उनका पॉइंट भी समझ गया, लेकिन ये जो पूरा थॉट प्रोसेस चलता है कि मुंबई को यूनियन टेरिटरी बना, तो वो गलत है। आज मुंबई में पानी कहाँ से आता है? महाराष्ट्र के इंटीरियर से पानी आता है। करेक्ट। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट महाराष्ट्र से मिल रहा है। हम इसको वन वे, ऑफकोर्स महाराष्ट्र का विकास नहीं हुआ है, मुंबई का विकास हुआ था ब्रिटिश टाइम में। प्री इंडिपेंडेंस एरा में मुंबई रीजनल फाइनेंशियल सेंटर था, जहां से पूरा नॉर्थ अफ्रीका और यूएई और मिडिल ईस्ट में भी हम लोग के यहाँ से ही फाइनेंशियल व्यवहार होते थे। करेक्ट। ओके, इट वाज अ कमर्शियल कैपिटल, इट वाज अ पोर्ट बिल्ड बाय ब्रिटिश। उसका हम क्रेडिट डिनाई नहीं कर सकते ब्रिटिश को, कि अगर ब्रिटिश नहीं होते तो बॉम्बे आज के तारीख में बॉम्बे नहीं होता। मुंबई का जो इनिशियल इम्पेटस आया, जो इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इनिशियल जो ग्रोथ हुआ, वो तो ब्रिटिश के कारण हुआ है। हाँ, फिर सब समाज के लोग आने लग गए, सब देश के कोने कोने से लोग आए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया ग्रोथ में मुंबई के। लेकिन उसके बाद में 1960s के बाद कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में मुंबई और पूना, पूना वाज अगेन, पूना का भी डेवलपमेंट, ऑफकोर्स पेशवा काल में पूना वाज डिफैक्टो कैपिटल, यानी करेक्ट। सातारा और कोल्हापुर वाज द कैपिटल, लेकिन करेक्ट। पेशवा का राज और पेशवाशाही का राज तो पूना से चलता था। करेक्ट। तो पूना वाज डिफैक्टो कैपिटल, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश वहां आए, उन्होंने टेक ओवर किया, तो जो इंडस्ट्रीज आई वो सब वो टाइम में आई हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ। उसके बियॉन्ड महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस जितने भी, कांग्रेस, एनसीपी, यानी अब जो एनसीपी एक जमाने में कांग्रेस में ही थे, उन्होंने मुंबई पूना के बाहर देखा ही नहीं। आज देखा भी ही अगर नहीं। आप कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में, अगर आप, मैं एक सोच रहा था बीच में, एक स्टेट वाइज जीडीपी आया था, डिटेल आया था, तो मैंने सोचा कि एक काम करना चाहिए, बाजू में सिटी वाइज जीडीपी रखना चाहिए, कि
top 2 cities contribute how much % of the GDP of the state? करेक्ट, करेक्ट, और आप जो प्रोफेसर गाडगिल ने, सॉरी, दांडेकर ने बोला है, दैट इज वेरी राइट कि अगर मुंबई को निकाल दिया जाए तो महाराष्ट्र विल बी इन अ वेरी बैड शेप, बिकॉज कांग्रेस ने फोकस ही नहीं किया। और यही मैं पहले भी जब अपनी चर्चा शुरू हुई मैंने बोला कि इसलिए देवेंद्र जी विदर्भ को कभी फोकस नहीं दिया था। देवेंद्र जी के आने के बाद विदर्भ का डेवलपमेंट चालू हुआ है। करेक्ट, समृद्धि महामार्ग के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, दैट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। राइट, करेक्ट। ना दांडेकर और जी का वो दांडेकर जी का वही स्टेटमेंट था कि महाराष्ट्र माइनस बॉम्बे इज एज पुअर वर्स देन बिहार। इट इज वर्स्ट। और यस, कांग्रेस ने इतने साल में 1960 टू 2014 बीच में से 5 साल छोड़ दीजिए, करेक्ट, जब शिवसेना की सीएम की रूल था, वो बीजेपी साथ में थी। कितने इतने साल, यानी अगर 4 साल 50 साल तो उन्होंने राज किया। 50 साल में क्या किया? इंटीरियर को डेवलप कर सकते, कोकण का डेवलपमेंट नहीं हुआ। पश्चिम महाराष्ट्र का एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ क्योंकि मैक्सिमम सीएम्स वहां से थे। शरद पवार जी ने भी को पश्चिम महाराष्ट्र का बहुत डेवलपमेंट किया। ही डिजर्व्स क्रेडिट फॉर डेवलपिंग पश्चिम महाराष्ट्र। ही डिजर्व्स, राइटफुली डिजर्व्स। राइट, नॉर्दर्न महाराष्ट्र का उतना नहीं हुआ है एक्सेप्ट फॉर नासिक। और नासिक हुआ क्योंकि एचएएल वहां आया। करेक्ट। देख, पीएसयू के पीछे पूरा इकोसिस्टम नासिक हुआ, में इंडस्ट्रियल। नासिक में माइको भी तो आया था ना। वो पूरा क्योंकि एचएएल आया हाँ, तो इंजीनियरिंग, अलाइड इंडस्ट्री, करेक्ट, वो सब आने लगे। करेक्ट, उसके कारण डेवलपमेंट हुआ नासिक का। दैट्स राइट, दैट्स राइट, आई रिमेम्बर दैट। मैं नासिक गया हूँ, वहाँ की डेवलपमेंट देखी भी है। एक बात पूछनी थी आज, जैसे 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 समय खत्म होता जाएगा चर्चा की, तो अब 20 तारीख को इलेक्शन है ना, 20 तारीख को यस। इलेक्शन है, हाँ जी। समय कम है। लेकिन अगर मेरा विचार ये है कि यू नो वोटर्स को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी आर्थिक समृद्धि, उनका अपना खुद का आर्थिक स्वार्थ कहाँ पे आता है, ये सोचना बहुत जरूरी है लोगों को। और ये जो स्वार्थ है, उसी से अपना पॉलिटिकल डिसीजन भी लें। जागरूकता आनी पड़ेगी। ये जो आप कह रहे थे ना कि हिंदू 2 दिन की छुट्टी लेके चला जाता है वेकेशन मनाने के लिए, वोट नहीं देता। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा, एंड आई गिव क्रेडिट टू द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। दे आर सो फोकस्ड इन व्हाट दे वांट, दैट्स व्हाई दे वोट द वे दे डू। तो ये जो डेमोक्रेसी का खेल है, आप वोट नहीं देंगे तो आप हारेंगे, सीधी सी बात है। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, आप वेकेशन ही करते रहिए, पता चला बाद में आपको वेकेशन करने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी बाद में। तो इस बात को लेते हुए आपका संदेश क्या होगा महाराष्ट्र के वोटर्स को? फिर मैं अपना संदेश दूंगा इसमें। इसमें संदेश जैसा नहीं है, आप परफॉर्मेंस देखिए। और हम लोग दोनों फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं। हमारे पास प्रपोजल्स आते हैं, हम लोग ने प्रपोजल्स भी बनाए हैं, हम लोग देखते भी करेक्ट, हैं। हम करेक्ट, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। भैया, आप बोल रहे हैं आपकी 100 करोड़ की कंपनी, आपने कभी 100 करोड़ का टर्नओवर मुश्किल से किया है, अब आप 10,000 करोड़ की बात कर रहे हो। पहले 100 करोड़ तो करके दिखाओ। हम ही बात करते हैं एज फाइनेंस करेक्ट, प्रोफेशनल। करेक्ट। तो एक तो ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि पहले क्या काम हुआ है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब समृद्धि हाईवे हुआ तब एकनाथ शिंदे जी थे। उनके अंडर में, यानी देवेंद्र जी, नितिन गडकरी जी, एकनाथ शिंदे जी, सबने मिलकर पूरा काम किया। राइट। परफॉर्मेंस देखना चाहिए तो फिजिकली क्या दिख रहा है। बातें तो सब कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि मुंबई को सिंगापुर बना दूंगा। वो तो सिंगापुर, वो तो शिवसेना ने भी बोला है, कांग्रेस ने भी बोला है सिंगापुर बना देंगे, न्यूयॉर्क बना देंगे। और फिर बारिश आती थी तो सिंगापुर के बदले पूरा सिंगापुर अंदर ही डूब जाता था और बह जाता था। राइट, तो परफॉर्मेंस कहाँ है, वो पहली चीज देखनी। दूसरी चीज है, मैं ये हिंदू मुस्लिम में वो लोग कर रहे हैं, आई डोंट एग्री विद देम, मैं उनका विरोध करता हूँ। लेकिन अगर हमने काम भी देखना है तो बीजेपी के रूल में मुसलमानों के लिए भी घर बने, मुसलमानों को भी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला, मुसलमानों को भी प्रधानमंत्री जन अपना ये हेल्थ योजना में, आरोग्य योजना में भी घर 5 लाख का आयुष्मान, बेनिफिट मिला। आयुष्मान था ना उसका नाम, आयुष्मान। आयुष्मान भारत योजना, यस। उनको भी, उनकी अभी उनकी भी लेडीज को, मुसलमान औरतों को भी तो 1,500 रुपया मिल रहा है महीने का। और उन्होंने वीडियो किया कि हमको तो सब मिला है लेकिन फिर भी हम अपोज करेंगे। चलो, उनका
उनको शायद धर्म के एंगल से सब कुछ उनके धर्म के एंगल से यानी मिलता है, फिर भी हमारा धर्म इंपॉर्टेंट है, स्टेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, वो सब तो ठीक है, वो उनकी सोच है। लेकिन हमारे तरफ देखें तो हमने परफॉर्मेंस कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बना है, कहाँ स्टेट के लिए बात हो रही है, कहाँ स्टेट में वेलफेयर के बियॉन्ड, सी वेलफेयरिज्म है ये मैनिफेस्टो में, लेकिन उसके बियॉन्ड इकोनॉमिक एजेंडा, सोशल एजेंडा, एजुकेशन, वो सब भी तो है। कांग्रेस के एजेंडा में क्लाइमेट चेंज के लिए हम एनजीओ को पैसा देंगे जो वो अवेयरनेस क्रिएट करे, यानी वो एनजीओ का वो पैसा कहाँ जाएगा? स्कीम ऐसी मस्त एकदम कांग्रेस स्टाइल स्कीम बना दी है कि जो क्लाइमेट चेंज का अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उसको पैसा देंगे। यानी 180 एनजीओ को तो कैश फ्लो पक्का कर दिया उन्होंने। सो मेरा पॉइंट है कि सी मैं सिर्फ अगर सेल्फ सेंट्रिक रहूंगा कि मुझे क्या मिल रहा है, तो मेरी दृष्टिकोण इतनी छोटी रहेगी, मेरा पर्सपेक्टिव इतना छोटा रहेगा। मैं अगर देखूंगा कि आई एम जस्ट 1 बिलियन पार्ट ऑफ अ लार्जर इकोसिस्टम, तो मेरा पूरा देखने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का प्रगति होगी तो मेरी भी प्रगति होगी, और सिर्फ मेरी नहीं होगी, मेरे अलावा दूसरों की भी होगी। अगर सिर्फ मेरी प्रगति होती है और दूसरों की प्रगति नहीं होती तो दूसरे लोग मेरे पीछे आ जाएंगे। दूसरों की भी प्रगति होनी चाहिए, सभी समाज की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज की होनी चाहिए, सब समाज की हो रही है। और बीजेपी का एजेंडा देखिए, उसने कहीं भी ये नहीं बोला है कि एक समाज को कुछ देने वाले हैं, जो भी देंगे सभी को देंगे, यस, जाति नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं देख के वो उसके स्कीम में कहीं भी ये नहीं है कि इसको, हाँ जहां अफर्मेटिव एक्शन चाहिए वहां उन्होंने बोला है अफर्मेटिव एक्शन है, लेकिन उसके बियॉन्ड सिर्फ इसको ही देने वाले, उसको नहीं देने वाले, ऐसी बातें कहीं नहीं की है बीजेपी ने। बिल्कुल सही तो कहा ये आपने। लोगों और ने खुद का हाँ, सेल्फ सेंटर्ड पर्सपेक्टिव छोड़ के स्टेट का विकास कहाँ हो रहा है, स्टेट के सभी लोगों को बेनिफिट कहाँ से मिलने वाला है, वो देखना बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं उसमें बिल्कुल ही सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरा तात्पर्य ये है कहने का कि जनरली जो है हिंदू वोटर सोया होता है, वो वोट नहीं देता है, वो 2 दिन की छुट्टी ले लेता है, जैसे आपने कहा। मैं इस बात की कह रहा था कि किसी न किसी कारण से आपको जागना तो पड़ेगा भाई। चाहे भूकंप आए या आपके ऊपर कोई एक बकेट भर पानी डाल दे, नींद तो खुलेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या होना है जो आपकी नींद खुले, आप इस जिम्मेवारी को समझें कि मेरा वोट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरे सोचना जो, लिए उस जागरूकता की मैं बात कर रहा हूं मैं। ये ये आई वांट टू प्रॉब्लम बी है वेरी अपने आप। क्लियर, आई वांट टू बी वेरी सी क्लियर। मैं मैं धर्म की बात एक नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति विशेष एक पर्टिकुलर ग्रुप का जब इतना अपने को कर्मठ समझ लेता है कि मुझे अपने लिए वोट करना है, तो कहते नहीं है कि वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, जो फ्रेज है ना। तो अगर खेल अगर ऐसा हो रहा है, तो आप क्रिकेट का खेल आप बेसबॉल के बैट से नहीं खेल सकते हैं। आप नहीं कहेंगे कि सुमित मेहता वोट कर लेगा, विभूति झा वोट कर लेगा, डोंट वरी मुझे नहीं वोट करना, मैं तो छुट्टी जा रहा हूं महाबलेश्वर। मैं उस बात की जागरूकता की बात नहीं, कर रहा था, ये अवेकनिंग की बात ये कर रहा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ राइट्स की बात की गई है, फंडामेंटल राइट, था। कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ, राइट, ये राइट वो राइट। व्हाट इज माय ड्यूटीज, मेरी जिम्मेदारियां समाज के प्रति, देश के प्रति क्या है? वोट देना, मैं वोट अपने लिए नहीं देता हूँ, मैं वोट इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को देना है। मैं वोट इसलिए देता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्टेट या देश, मेरा स्टेट, मेरे देश का विकास कैसे हो। हम लोग जब, ये मेरी ड्यूटी है, दिस इज माय ड्यूटी, और हमारे यहाँ ड्यूटीज को हमेशा पीछे रखा गया है करेक्ट। और राइट्स को आगे किया गया। और ये सिविक सेंस डेवलप करने के लिए बचपन से कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। हम लोग जो वातावरण में बड़े हुए हैं, वो वातावरण में हम लोग ने ड्यूटीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, हमें उस तरह से कल्चर में ये दिया ही नहीं गया कि भैया तुम्हारी ड्यूटीज भी है। राइट, वेरी ये ट्रू। 2024 के बाद, 14 के बाद हमने देखा है। पहले तो आई वाज टॉकिंग टू माय एल्डर रिलेटिव, और उन्होंने क्लियरली देखा कि पहले तो बच्चे लोग ट्रेन में जाते थे तो बिस्किट खा के, चॉकलेट खा के पैकेट फेंक देते थे। स्टार्क डिफरेंस के पूरा ग्रुप था, एक लड़के ने सबके पास से पैकेट्स बिस्किट्स के और चॉकलेट्स के कलेक्ट किए,
चालू ट्रेन से उतरा, डस्टबिन में फेंक के वापस ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन लिटर नहीं किया। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। राइट, विभूति जी, हम जो चीज देख रहे हैं, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी कल्टीवेट करना बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मोदी जी ने वो धीरे धीरे चालू किया है, देवेंद्र जी ने चालू किया है। इट विल टेक टाइम फॉर पीपल टू करेक्ट, अंडरस्टैंड कि वोटिंग इज नॉट अ राइट, कि मैं एक पर्टिकुलर जाति का हूं तो मैंने इसको वोट देना है। करेक्ट, वेरी आपका ट्रू, ड्यूटी क्या है? एग्जैक्टली। इसीलिए इसीलिए मैंने कहा था कि सबको अपनी अपनी, मैंने जब कहा था ना कि ये बचपन की कहानी है, तो किसी ने कहा कि जो भी करना, दो चीजें याद रखना, खुद का नुकसान ना हो, ये हमेशा याद रखना, और दूसरे का नुकसान ना हो, वो तुम्हें नहीं करना है। एग्जैक्टली, वो काम दिस नहीं इज दिस करना इज है। व्हाट दिस इज द कल्चर आई ग्रू अप इन. Don't let somebody shoot from your shoulder, and don't shoot somebody just because you fancy shooting somebody. This is बहुजन the हिताय part of बहुजन सुखाय। correct. बहुजन This is the हिताय culture बहुजन I सुखाय। have grown up in. What That's what I'm saying. People have become very selfish, self-centered. I'm saying become udar and become consciously aware of what is happening around you. यस, In democracy, voting is the main thing. This is where you यस, convey your message, and that यस। messaging is important here. जैसे 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 अमित शाह जी ने कहा कि उनकी आइडियोलॉजी में सिर्फ अपीजमेंट के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, पूरा इस बात मैनिफेस्टो को। आप देखिए, हाँ, मैनिफेस्टो में क्या है? उन लोग बोल रहे हैं कि जैसे मैं ये करूंगा, और ऐसे जो आपने बोला था, प्रॉमिस थिंग्स दैट यू कैन नेवर डू, वैसे तो प्रोमिसेस देके रखे, यानी बम्बई की स्लैंग में बोले तो गोली दी है। गोली दी है, एग्जैक्टली। हाँ, गोली दी है, और लोगों को समझना पड़ेगा। या, वेरी ट्रू। लोग समझेंगे नहीं और वोट देंगे, तो बाद में आपको पता है क्या हुआ है। आप तो बॉम्बे में थे जब कांग्रेस का रूल था, कैसी करेक्ट, हालत थी मुंबई की, करेक्ट, आई नो, आप जानते हैं। यस, आई नो, आई नो बॉम्बे। I have been coming to Bombay every 3 to 4 months. So I've आई नो। landed there and I've seen Bombay the way it is, you know. So there is a reason अभी भी why उन I'm लोग क्या बात कर रहे हैं? yeah, अभी भी बातें क्या, डेवलपमेंट की बात कम है। हम ये प्रोजेक्ट रोक देंगे, हम वो प्रोजेक्ट रोक देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। अरे भैया, काम तो करो कुछ। इतने सालों से तो नहीं किया है, अब सिर्फ रोकने का काम करोगे। exactly, exactly. No, that's the sad part. That my anger is, my frustration is that how come अगर हम और आप इस चीज को देख पा रहे हैं, how come voters are not seeing this? And that's what my appeal to you. When I saw the US election map, it was very heartening to see that the entire US has become red. Overwhelming majority. Trump got a mandate. और जब मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार, तो आपने उनको सबक सिखा दिया। सबक इसलिए सिखाया आपने, वो 400 पार क्यों मांग रहे हैं, हम नहीं होने देंगे। एक ये भी विचार था लोगों में, और दूसरा था मुफ्त के चंदन घिस रघुनंदन, गहरे तिलक लगा बाबा। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जो पंडित जब जाता है ना, तो अब दूसरे का चंदन बड़े गहरे तिलक लगाता है। वो मजाक करती थी हम लोग का। और तो वो जो है फ्री का जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के सारे लोगों ने, हम आपको ये फ्री कर देंगे। तो ये बहुत ये एक्चुअल स्टेटमेंट है साहब, ये आप सुन लीजिए। इट इज वेरी इजी टू प्रॉमिस टू गिव what you don't have and you don't have to. This is very important. That's what I want every voter to realize, कि जो लोग वादा कर रहे हैं वो क्या कर पाएंगे, वो कहां से आएगा पैसा। ये सवाल पूछिए। आप मुंबई कर हैं, आप महाराष्ट्र में हैं, आप गुजरात के लोग महाराष्ट्र में हैं, आपको रोकड़े का भाव मालूम है। यू नो, एक्चुअली कभी भी ऐसे बोले तो आपको बताएंगे भारत देयर में, इज कॉस्ट टू मनी, द कॉस्ट ऑफ मनी। वो मनी कहां से आएगा, ये सोचिए इस बात को। अगर वो नहीं सोचेंगे तो वो भरपाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। और आपके पड़ोसी राज्य में, कर्नाटका में कांग्रेस का वादा क्या कर गया उस राज्य को, आप उसको भूलिए मत। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं इतनी ही बात करूंगा, आपको आखिर शब्द आप बोले, यू गिव योर नहीं, बेस्ट। सी, मुंबई एक मेल्टिंग पॉट रहा है, कल्चरल मेल्टिंग पॉट। पूरे भारत के लोग यहाँ है। जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें पूरे भारत का कंट्रीब्यूशन रहा है, और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट रहा है। लेकिन हमने देखना पड़ेगा सबसे पहली बात कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है।
आज मैं कुछ बोलूँ, मैंने पास में काम ही नहीं किया हो, तो आज मैं क्या करूँगा? और आपने एक सही बात की कि प्रॉमिस करने के बाद स्टेट का क्या होता है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, दिल्ली, सब में क्या हालत हो गई बाय मेकिंग फ्री प्रोमिसेस। करेक्ट, अगर दिया भी तो कहाँ से काटा गया है? कहाँ डेवलपमेंट के लिए पैसा था? कर्नाटक में इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ा दिए, जिसके कारण इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको वेलफेयर स्कीम्स को पैसा देना है। करेक्ट। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ वेलफेयर स्कीम में 4,000 इसको, 10,000 उसको, 15,000 इसको, सबको पैसा देने के बाद उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आप इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाना चाहते थे। आप इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे? इंडस्ट्रीज बाद में टिकेगी, वायबल रहेगी, धंधा कर पाएगी? ये सब भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही तो कहा लोगों आपने। को सोचना सी, आखिर तो हम बोले ना, हमारे ही हाथ में है हमारा फ्यूचर। हमने अगर गलत सरकार चुन ली, कर्नाटक जैसा हालत हुआ, हिमाचल जैसा हालत हुआ, पंजाब जैसा हालत हुआ, तो हम ही जिम्मेदार हैं। राइट, राइट। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र रहने दीजिए, उसको लघु राष्ट्र मत करिए, यही मेरी आपसे एग्जैक्टली। यही मेरी आपसे मेरा निवेदन है। आई वुड मैं तो चाहूंगा कि जब मुआयना करिए, देखिए कौन आपके लिए क्या कर रहा है, संभव क्या है, असंभव के पीछे मत जाइए। और इस बात को ख्याल रखिए कि आपको अपना भविष्य, जैसे सुमित जी ने कहा, आपको अपना भविष्य खुद ही तय करना पड़ेगा और आपके डिसीजन से आपका भविष्य तय होगा। इन्हीं इन्हीं इसी चर्चा के साथ सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूं, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत के लिए आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, तब तक सत्य की जीत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते विभूति जी, धन्यवाद। धन्यवाद।